नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और शुरुआत बुलेटिन के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपने पहले चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से सामने आ चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ी खबर। जबकि कौशांबी की सिराथू सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे। पहले चरण के 58 सीटों के लिए 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है, जबकि दूसरे चरण की 55 सीटों पर 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। तो बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। पहले चरण की 58 सीटों में से 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान और इसके साथ ही दूसरे चरण की 55 सीटों में से 48 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठी, उसकी जो निर्णय हुआ है उसमें से 2 प्रमुख सीटों के बारे में आपके सामने सूचित कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। और इस वक्त जावेद मंसूरी मेरे साथ मौजूद है दिल्ली से। सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। जावेद, देखिए कई मैराथन बैठक हुई, कई तरह के मंथन हुए और उसके बाद अब पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कुछ सीटों पर अभी फिलहाल और मंथन होना है, लेकिन क्या लग रहा है इस लिस्ट को देखकर कि किस तरीके से तमाम जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है? जो डैमेज पार्टी इस वक्त देख रही थी, क्योंकि एक के बाद एक तमाम मंत्री विधायक बीजेपी का दामन छोड़ते हुए समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे थे, तो किस तरीके से सबको बैलेंस किया गया इस लिस्ट के जरिए? देखिए 107 जो सीट हैं उनमें अभी जो 83 सीटिंग विधायक थे उनमें से 63 को रिपीट किया है, 20 के टिकट काटे। और सबसे बड़ी खबर ये कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ाया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य की सीट का भी ऐलान किया गया। लेकिन अगर आपने जिस तरह से पूछा जातीय समीकरण किस तरह से साधे गए हैं, तो इसमें 68% जो टिकट हैं वो महिलाओं, पिछड़ों और दलितों को दिए गए हैं। ये बड़ा जातीय समीकरण है जो बीजेपी ने साधने की कोशिश की है, क्योंकि हमें याद है कि अभी पिछले दिनों जो बीजेपी से मंत्री विधायक पार्टी छोड़कर गए थे वो सब एक ही हवाला दे रहे थे कि दलितों और पिछड़ों की अनदेखी पार्टी के भीतर हो रही है, लिहाजा पार्टी ने विशेष ख्याल रखा है। तो ऐसे में कई बड़ी तस्वीरें उभर कर सामने आ रही है। जो आज लिस्ट जारी की गई है जिसमें 63 उम्मीदवार रिपीट किए गए हैं, 20 टिकट काटे गए हैं, जबकि पिछड़ों और महिलाओं और दलितों का प्रतिनिधित्व रखा गया है और एक जनरल सीट पर एससी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये मोटे तौर पर तस्वीर है। ऐसे में जो कई ऐसे ज़िले सामने आए हैं जिनमें सभी उम्मीदवार जो सीटिंग विधायक थे उनको फिर से टिकट दिया गया है, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो या फिर बागपत की हम बात कर लें। ऐसे कई, गाजियाबाद एक ज़िला उसमें से है, वो रिपीट किए गए हैं। बड़े चेहरों की अगर बात करें तो सुरेश राणा को, जो मंत्री हैं, गन्ना मंत्री हैं, उनको टिकट दिया गया है। संगीत सोम जो बड़े चेहरे हैं उनको फिर से रिपीट किया गया। तो ये मोटी तस्वीर उभर कर बीजेपी की लिस्ट से सामने आ रही है, क्योंकि कोशिश की गई है। पिछड़ों, दलितों और महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है 68 सीटों पर। ठीक है, अमित भी मेरे साथ मौजूद है। अमित, इस लिस्ट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए अखिलेश यादव की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हालांकि सबसे बड़ी खबर तो यही है, क्योंकि अयोध्या से कयास लगाए जा रहे थे कि अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन गोरखपुर सीट, यानी कि ना मथुरा से ना अयोध्या से, पहली पसंद योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर। जी हाँ, बिल्कुल। जो कयास लगाए जा रहे थे कि अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं योगी आदित्यनाथ, अब अयोध्या से नहीं, साफ हो गया है कि वो गोरखपुर सदर से ही लड़ेंगे। इसके अलावा दूसरे बड़े चेहरे इस योगी सरकार के, केशव प्रसाद मौर्य, ओबीसी के भी ये बड़े चेहरे के तौर पे देखे जाते हैं, वो प्रयागराज जिले से ही वो चुनाव लड़ेंगे। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से हम देखें पूरा जो प्रत्याशियों की लिस्ट, तो जातिगत समीकरण को देखकर लिस्ट जारी किया गया है। 21 नए चेहरों को जगह दी गई है और जिस तरीके से हम सुबह से ही पहले से ही दर्शकों को अपने बता
बताते आए हैं कि बीजेपी उन्हीं उम्मीदवारों को, उन्हीं लोगों को टिकट देगी, उन्हीं को उम्मीदवार बनाएगी जिनका परफॉर्मेंस फील्ड में यानी ग्राउंड जीरो पर बेहतर रहा है, उन्हीं को बनाएगी। मेरे साथ यहाँ पर एक शख्स है, क्या नाम होगा आपका? प्रत्युष यादव। प्रत्युष, मुझे ये बताओ क्या देखकर वोट करोगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी 29 लोगों का नाम उम्मीदवार अपना फाइनल कर चुकी है, आज बीजेपी ने भी कर दिया, 53 लोगों का बहुजन समाज पार्टी ने भी कर दिया, क्या देखकर वोट करोगे? सर, इनके बीजेपी सरकार में कोई विकास नहीं हुआ, इसलिए इस बार हम लोग बीजेपी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। विकास को लेकर आप विकास को लेकर यहाँ पर कह रहे हैं कि विकास को लेकर ये लोग वोट करेंगे, तो जाहिर तौर पे इन्हीं सब चीजों को देखकर, चाहे हम बीजेपी को देखें तो जातिगत समीकरण को देखकर कई जगहों पर विधायकों को रिपीट किया गया, कई जगहों ने आप देखेंगे तो एक जिले में जितने विधायक थे उन सभी विधायकों को रिपीट किया गया, तो परफॉर्मेंस देखा गया है। और जो सबसे बड़ा चेहरा, दो बीजेपी के बड़े चेहरे, एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से ही वो चुनाव लड़ेंगे, और दूसरे प्रयागराज जिले से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से दल बदलुओं का खेल भी लगातार भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा था, उसको भी साधने की कोशिश कहीं ना कहीं थी कि जो नाराजगी है उसे कंट्रोल कर लिया गया इस लिस्ट के जरिए। ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी करने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के आज घोषित हुए सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हो, विजय हो। ये ट्वीट योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। और बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए आज जिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है, जो नाम घोषित हुए हैं, उन सभी को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता ने समाज के हर वर्ग के लिए 24 घंटे तत्परता से काम किया है। बीजेपी उत्तर प्रदेश के हर वर्ग के विकास और उनके कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। मुझे ये पूरा विश्वास है कि जनता के आशीर्वाद और समर्थन से बीजेपी के सभी उम्मीदवार प्रचंड बहुमत के साथ विजयी होंगे। जावेद का रुख कर लेते हैं। जावेद, देखिए, सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई समावेशी पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और इस वर्ड पर, इस बात पर जोर लगातार धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से दिया गया। ऐसे में क्या मानकर चला जाए कि अब इस लिस्ट के बाद क्या खलबली नजर आएगी, क्योंकि उम्मीदवारों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है और एक बड़ा भार यह भी है कि जीत दिलवानी है। ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने ही 2017 में जीत हासिल की थी, जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ। देखिए रितिका, जिस तरह से आज लिस्ट सामने आई है, चुनावों का बिगुल बज चुका है, हम सब जानते हैं। ऐसे में सबकी नज़रें इस बात पर रहती हैं कि जो दल हैं, मसलन बीजेपी और समाजवादी पार्टी, जिसमें दोनों में मुकाबला बताया जा रहा है कि उनके उम्मीदवार कौन होंगे। ऐसे में जो सबसे अहम बात है, पश्चिम उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो पहले चरण में 58 सीटें हैं, उसमें से 54 सीटें माफ़ कीजिएगा, वो बीजेपी के पास थी। ऐसे में ये गेम चेंजर साबित होने वाला है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये जो लिस्ट जारी की गई है, क्या बीजेपी इस प्रदर्शन को दोहरा पाएगी? क्योंकि 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी अलग लड़ी थी, कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़ी थी, आरएलडी अलग लड़ी थी, लेकिन इस बार आरएलडी और समाजवादी पार्टी पश्चिम में एक चुनौती बनेंगे, क्योंकि बीजेपी के सामने लिस्ट जारी करते वक्त ये बात ज़रूर ध्यान में रही होगी, क्योंकि पश्चिम की राजनीति न सिर्फ गठबंधन के लिहाज से बदली है, बल्कि किसान आंदोलन जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में चला था, वो भी हमने देखा किस तरह से ज़मीन पर उसने काम किया। उसकी भी परीक्षा होगी कि क्या चुनावों में वो मुद्दा होगा। तो ये पहले चरण की हम बात करें। दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी ख्याल रखा गया है। उसमें बीजेपी मजबूत थी, सिवाय मुरादाबाद मंडल को छोड़कर। बीजेपी की लहर के बाद मुरादाबाद ऐसा मंडल था जहां बीजेपी को प्रत्याशित जीत नहीं मिली, जैसा कि बाकी मंडलों में मिली। यानी कि 2017 के मुकाबले पश्चिमी यूपी में पूरी तरीके से समीकरण बदल चुके हैं, चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर हो या फिर सपा और आरएलडी के गठबंधन के बाद हो। और ऐसे में ये तमाम तरह की चुनौतियां बीजेपी के सामने है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास, लेकिन बीजेपी ने 107 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इनमें 83 मौजूदा विधायकों में 63 विधायकों को फिर से टिकट दिया गया है, जबकि 20 विधायकों की टिकट काटे गए हैं, जिन पार्टी के दूसरे कामों में लगाया गया है, जिन्हें अब इन 20 सीटों पर नए उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। कैराना से भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती मृगांगा सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। थाना भवन, हम सबको मालूम है कि गन्ना किसानों की स्थिति बहुत ही खराब थी। हमारे सरकार के समय
बहुत अच्छी गन्ना किसानों के लिए काम हुआ। वहाँ से गन्ना मंत्री श्री सुरेश राणा को पुनः भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी अपना बनाया है। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। सरधना सीट पे केंद्रीय चुनाव समिति ने संगीत सोम को अपना प्रत्याशी बनाया है। मेरठ कैंट से अमित अग्रवाल जो वो बहुत पहले विधायक होते थे उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और मेरठ से श्री कमल दत्त शर्मा पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मेरठ साउथ से सोमेंद्र तोमर वो पार्टी के प्रत्याशी हैं। गाजियाबाद अभी उत्तर प्रदेश में मंत्री अतुल गर्ग को पुनः पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मोदी नगर डॉक्टर श्रीमती मंजू सिवाज सिटिंग विधायक हैं। पार्टी ने आपको यहाँ से मोदी नगर से प्रत्याशी बनाया है, पार्टी के प्रत्याशी होंगे। हापुड़ से विजय पाल आरती यह पार्टी के प्रत्याशी। गढ़मुक्तेश्वर श्री हरेंद्र चौधरी तेवतिया यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। नोएडा यहाँ से श्री पंकज सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, सिटिंग विधायक हैं। दादरी से तेजपाल सिंह नागर वह पार्टी के सिटिंग विधायक हैं, पार्टी के प्रत्याशी होंगे। जेवर श्री धीरेन्द्र सिंह यहाँ पे यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सिकंदराबाद यहाँ पार्टी ने नौजवान कार्यकर्ता श्री लक्ष्मी राज सिंह को प्रत्याशी बनाया है, यहाँ बदलाव हुआ है। श्री बुलंदशहर से प्रदीप चौधरी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। शिकारपुर से अभी योगी सरकार में मंत्री श्री अनिल शर्मा जी वहाँ से पार्टी के प्रत्याशी होंगे। खोरजा से श्रीमती मीनाक्षी सिंह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। खैर श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि अभी सिटिंग विधायक हैं, वो उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। बरौली से ठाकुर जयवीर सिंह वह उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। अतरौली अभी जो उत्तर प्रदेश में मंत्री भी हैं और उत्तर प्रदेश के कदावर नेता और जिनका पूरा उत्तर प्रदेश सम्मान करता है ऐसे बाबू कल्याण सिंह जी के नाती हैं, मंत्री हैं, उनको पार्टी ने यहाँ से पुनः प्रत्याशी बनाया है। संदीप सिंह तो 63 ऐसे विधायक हैं, 63 ऐसे चेहरे हैं जिस पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। अब जाहिर तौर पर इन उम्मीदवारों के लोकप्रियता के बारे में बीजेपी ने देखा होगा कि अपने क्षेत्र में पिछले 5 साल में क्या कुछ उन्होंने काम किया है, जनता खुश है या नहीं है, उसी के बाद भरोसा जताया गया है। लेकिन 20 विधायकों का टिकट काटा गया है। क्या लगता है आपको कि ये असर है? क्योंकि पिछले 3 से 4 दिन हमने देखा कि बीजेपी के लिए कितने मुश्किलें भरे दिन थे, तो उसी का असर रहा कि टिकट बहुत कम कटे हैं, भरोसा ज्यादा जताया। देखिए, जो बीजेपी को करना था, सर्वे कराया गया, सर्वे में जो कुछ निकलकर सामने आया, जिन विधायकों का निकलकर सामने आया कि हाँ उन्होंने बेहतर काम किया है, कोरोना काल में वो लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे थे, जो सरकार की परियोजनाएं थी वो लोगों तक पहुंचा रहे थे, उनका टिकट बरकरार रखा गया है। जिन लोगों का टिकट कटा है उनका साफ था कि उनकी लोकप्रियता उनके इलाके में बिल्कुल नहीं थी, जिसकी वजह से उनका टिकट काट दिया गया। दूसरा एक सवाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम बात करें, देखिए फर्स्ट और सेकेंड फेज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिहाज से, और इसके अलावा भी दूसरी पार्टियों, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सबके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस बार के गठबंधन की बात करें, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है आरएलडी के साथ, और कहा जा रहा है कि जो दावा किया जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछले 2017 में बीजेपी ने एक लहर थी, 58 में से 54 सीटें बीजेपी ने जीत हासिल की थी, और इस बार ऐसा नहीं होगा। बहुत लोगों का दावा है, समाजवादी पार्टी के नेताओं का दावा है। तो देखिए, ये भी नहीं भूलना
बोलना चाहिए कि 2019 लोकसभा चुनाव में उस वक्त समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों गठबंधन की थी और दोनों का वोट बैंक अगर हम देखें उस वक्त तो काफी भारी पड़ रहा था। जो एक्सपर्ट्स थे वो कह रहे थे कि एक लहर चलेगी और सभी सीटें जो है वो ये गठबंधन जीत जाएगा, लेकिन चुनावी नतीजे कुछ और ही है। तो जनता जनता किसे वोट करेगी वो 10 मार्च को ही सामने आएगा। बिल्कुल, ये सीटें 2017 में सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाने के लिए निर्णायक साबित हुई थी, गेम चेंजर साबित हुई थी, लेकिन अब इन सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन क्या कुछ रहता है, क्योंकि उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के पहले और दूसरे चरण के लिए लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा गया है कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए आज जिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है उन सभी को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता ने समाज के हर वर्ग के लिए 24 घंटे तत्परता से काम किया है। बीजेपी उत्तर प्रदेश के हर वर्ग के विकास और उनके कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। मुझे ये पूरा विश्वास है कि जनता के आशीर्वाद और समर्थन से बीजेपी के सभी उम्मीदवार प्रचंड बहुमत के साथ विजयी होंगे। जावेद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, हालांकि चर्चा लगातार जोरों पर थी क्योंकि मांग लगातार वहां से उठ रही थी, अयोध्या से संत समाज भी सामने आ रहे थे, यहां तक कि इकबाल अंसारी भी कह रहे थे कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री तो चारों ओर से विकास अयोध्या का होगा। लेकिन अब गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर लेकर अखिलेश यादव ने तंज भी कस दिया है कि देखिए चुनाव लड़ने से पहले ही बीजेपी ने उन्हें अपने घर पहुंचा दिया। देखिए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, और ये चर्चा इसलिए बनी कि वो खुद उन्होंने इच्छा जताई थी। पहले मथुरा का निकल कर आया लेकिन वो भी साफ हो गया, लेकिन फिर 2 नाम आए। न्यूज़ 18 इंडिया भी बता रहा था कि या तो गोरखपुर जो उनकी कर्मभूमि है, फिर अयोध्या, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि गोरखपुर शहर से वो चुनावी मैदान में होंगे। देखिए, ये समझना जरूरी है कि गोरखपुर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है और वो उनकी कर्मभूमि भी रही है। 1998 से 2014 तक वो वहां से लोकसभा सांसद भी रहे 5 बार लगातार। इसके अलावा अगर गोरखपुर शहर की सीट की बात करें तो वो बीजेपी के लिए भी बहुत मजबूत सीट है। 1967 से जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी, वहां पर उन्हीं के विधायक रहे हैं अभी तक। तो ऐसे में ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब गोरखपुर शहर से चुनावी मैदान में होंगे और इसका असर पड़ेगा जब वो चुनाव लड़ेंगे आसपास की सभी सीट्स पर, क्योंकि ये लगातार बात उठ रही थी जो पार्टीज के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो चुनावी मैदान में होंगे। ये बात साफ हो चुकी है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव मैदान में होंगे। अब विपक्षी दल पर, खासतौर से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी क्या नजरें बनी हुई है, क्या वो भी चुनावी मैदान में होंगे, इस पर भी नजरें रहेंगी। तो ऐसे में जो लड़ाई है उत्तर प्रदेश की, जिस पर पूरे देश की निगाहें, वो लगातार अब आगे बढ़ रही है। और इसमें बीजेपी की लिस्ट, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, उसके उम्मीदवारों पर बहुत नजर रहती है। उम्मीदवार कौन होंगे, कितने टिकट कटेंगे, कितनों को उम्मीदवार बनाया जाएगा। अब वो 2 चरणों की लिस्ट सामने आ चुकी है। अब जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू होगी पहले और दूसरे चरण के लिए। तो ऐसे में बीजेपी बहुत हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा की है। जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो स्थिति बीजेपी के अंदर बनी थी, कई विधायक मंत्री पार्टी छोड़कर चले गए थे, तो एक जो नैरेटिव था वो बीजेपी के लिए असहज जरूर रहा था पिछले कई दिन, क्योंकि समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी। अब ऐसे में जब उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है तो तमाम इन पहलुओं पर नजर रखा गया है, चाहे वो जातीय समीकरण हो या फिर क्षेत्रीय समीकरण हो। जी बिल्कुल, एक नैरेटिव तो सेट करने की कोशिश लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से, और जिस तरीके की स्थिति बन रही है उसमें यह साफ जाहिर है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। लेकिन अमित, सवाल यह भी है क्योंकि अब ये पूरा का पूरा चुनाव जो है वो जातिगत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार आरोप बीजेपी पर यह लगे कि पिछड़ों और दलितों की अनदेखी पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने की। तो क्या यही वजह है कि सामान्य सीट से भी अब दलित और पिछड़ों को उम्मीदवार बनाया गया है? यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी और जो तमाम जो विधायक हैं, कुल मिलाकर 14 विधायक जो एक के बाद एक बीजेपी से इन्होंने इस्तीफा दिया, जिसमें 3 बड़े चेहरे भी थे। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी जो बड़े चेहरे थे, इन्होंने आकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया और उन्होंने साफ एलिगेशन लगाया, आरोप लगाया योगी सरकार पर कि दलितों को, पिछड़ों का अनदेखी की गई है। तो सवाल यहाँ ये भी उठता है, स्वामी
प्रसाद मौर्य से, धर्म सिंह सैनी से, दारा सिंह चौहान से कि अगर पिछड़ों का यहाँ अपमान किया गया तो 5 साल तक आप सरकार में कर क्या रहे थे? इन्होंने पार्टी कब छोड़ी, मंत्रिमंडल से इस्तीफा कब दिया? जब आचार संहिता लागू हो गया तब दिया। ये और इससे पहले भी अगर इनका मोडस ऑपरेंडी देखें तो 2017 में भी इसी तरीके से, जब ये बहुजन समाज पार्टी में थे तो और जब बीजेपी की लहर थी तो इन्होंने बीजेपी का दामन जाकर थामा था और वहां भी पिछड़ों का इसी तरीके से अनदेखी होने का आरोप लगाया था। लेकिन जनता आखिरकार तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सत्ता में आने वाला है। लगातार जिस तरीके से आज हमने धर्मेंद्र प्रधान को सुना, मास्टर स्ट्रोक तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल दिया गया है। 107 सीटों में से 68 सीटें ऐसी है जहां पर पिछड़ों, दलितों और महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है, यानी कि उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। शुक्रिया जावेद और अमित।